नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बाद बिहार में एक नई हलचल पैदा हो गई है और हो भी क्यों ना, स्वाभाविक सी बात है जब नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह ये बयान देते हैं एक बड़े मंच से और कहते हैं कि नेतृत्व में तो नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा जाएगा, पर पूरा विधायक दल ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। यानी कि विश्वास तो कतई अच्छा है कि उनके ही नेतृत्व में जीत की चाबी उनके हाथ में है, पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकेत उन्होंने साफ दे दिए और शंकाएं नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए बढ़ा दी। उसके बाद आज एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कुछ घंटों पहले कि नीतीश कुमार से मिलने अचानक से अमित शाह जी पहुंचते हैं। 18 मिनट की बातचीत होती है, बंद कमरे में बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई होगी, पर यह बातचीत तब काफी महत्वपूर्ण और गंभीर हो चलती है जब नीतीश कुमार से मुलाकात तब हो जब खुद अमित शाह जी ने एक रात पहले ऐसा बयान दिया हो कि मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, ये हमारे विधायक तय करेंगे, अभी से कोई एनडीए का मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं है, ये साफ कहा। तो आखिरकार चल क्या रहा है एनडीए गठबंधन में? क्या एनडीए गठबंधन में दरार साफ दिख रही है और ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नाराजगी उनकी जाहिर हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जब भी कोई बयान देता है तो नीतीश कुमार तुरंत हलचल में आ जाते हैं। राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं तो वो तुरंत हलचल में आ जाते हैं कि कहां वो जा रहे हैं, किस तरह की स्थितियां भूमिका बनाने वाली ये खबर निकल करके सामने आती है कि वो कभी किसी के आवास पर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार इतने बड़े बयान को कैसे इतनी लाइटली ले जाएंगे, पता नहीं कि क्या चल रहा है, पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंद कमरे के अंदर गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में क्या क्या बातचीत हुई होंगी। उसी को लेकर के मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं जिनके चेहरे आपने पहले भी देखे हैं और आप तक उन्होंने तमाम विश्लेषण पहुंचाया है कि क्या क्या संभावनाएं हैं। नरेश चौधरी मेरे साथ है, मेरे साथी पत्रकार, उसके साथ साथ ज्योतिष चौहान है। तो शुरुआत ज्योतिष में हालांकि आपसे ही करूंगी। क्या लग रहा है कि ये जो बातचीत हुई है अभी गृह मंत्री और नीतीश कुमार के बीच में, इसको बहुत सरलता से ले लिया जाए या इसके पीछे एक बहुत गंभीर बातें छुपी हुई हैं और इसके पीछे एक बड़ी कहानी का रूप जो भविष्य में सामने आ सकता है? सबसे पहले कि अब से कुछ दिन पहले हमने खबर देखी थी, लगभग 3 दिन पहले जब टिकट बंटवारे का दौर चल रहा था, तो उस वक्त एक खबर चली थी और ये खबर अब सही साबित हो रही है। हाँ। ये एक निजी चैनल पे खबर चली थी कि नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि भाई पहले आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए और यही नाराजगी थी के हवाले से। हालांकि हाँ बिल्कुल खबर चली थी, लेकिन ये वो खबर अब सही दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस वजह से नाराज थे कि आने वाले वक्त में मेरा हाल जो है वो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनकी तरह ना हो जाए कि भाई चुनाव जीतने के बाद एनडीए का चेहरा बीजेपी की तरफ से घोषणा करने की बात अमित शाह कह दे, और वही होता हुआ दिखाई दिया। अमित शाह जो कहते हैं चाणक्य कहा जाता है, वो वाकई में मूड को पहले भांपते हैं, माहौल क्या है। उन्होंने देखा कि जैसे अब टिकट बढ़ चुका है, अचानक से उन्होंने इस बात को कहा कि रिएक्शन पटना में और पटना की जो राजनीतिक गलियारों में जो है वो क्या कुछ दिखाई पड़ता है। फिलहाल 2 दिन के लिए यहाँ पहुंचे थे और ये कहा जा रहा है, तमाम जो बीजेपी बीट कवर करते हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसको लेकर नाराज हैं कि अचानक से अमित शाह जी ने जब बातचीत ये हुई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जब जेडीयू के कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं हाँ। कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही है हाँ। मतलब जेडीयू साफ कर रही है, और इस बीच में अमित शाह का ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, विधायक दल तय करेगा चुनाव जीतने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है। और अमित शाह साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई अगर सीट कम आई तो नीतीश कुमार, यानी कि परिस्थिति देखेंगे उस वक्त की परिस्थिति क्या है। बहरहाल आज की बात करें तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, कल की जो रात की खबर निकल कर आई एक कॉन्क्लेव के दौरान अमित शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं और वो ये चाह रहे हैं कि अब किसी नए जरिए से बिहार के तमाम लोगों तक ये पहुंचे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसकी वजह ये है
कि अगर बीजेपी ने अभी से भूमिका बनाने शुरू कर दी तो चुनाव के वक्त जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत ज़्यादा अधिक बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे अगर नीतीश कुमार के पास सीटें कम रही तो। दूसरी बात, अब नीतीश कुमार ने जो अपने प्रत्याशी सीटों पर उतारे हैं उसमें काफ़ी उलटफेर किया है, काफ़ी बदलाव किया है, काफ़ी लोगों के टिकट काटे हैं। इसको देखते हुए भी लग रहा है कि जो अमित शाह का बयान अब आया है उसकी तैयारी नीतीश कुमार ने पहले ही कर बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार को पहले पता था कि अब ये बयान आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं। हाँ, चुनाव के बाद वो जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, तेजस्वी यादव की सरकार और कांग्रेस के साथ जो है मिलकर उतार दिए तो बीच मझधार में फंस चुके हैं नीतीश कुमार। तो अब जो है इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और अमित शाह पहुंचे, और ऐसा हो नहीं सकता कि बंद कमरे के पीछे इस मुद्दे को लेकर चर्चा न हुई हो। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, पर आपसे भी जानती हूँ नरेश, क्या लग रहा है, कितना आप ज्योतिष से सहमत है कि जो वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी की अगर कुछ तैयारी थी तो उसकी क्या नीतीश कुमार को भी भनक थी कि ऐसा होगा? और जो ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उनको वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि उनको टिकट मिलेगा और वो विधायक प्रतिनिधि होंगे, और आज वो रो रो करके ये कह रहे हैं कि मुझे कैसे टिकट मिल गया, और वो नीतीश कुमार के करीबी है। क्या कहना चाहते हैं तमाम? देखिए, मेरा ज्योतिष ने जो भी कहा उस पर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस वक्त जिस हालत में हैं, वो एक शेर जरूर बोलेंगे, प्रवीण शाकिर का बहुत मशहूर शेर है। उन्होंने कहा है कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। तो ये हाल फिलहाल नीतीश कुमार का है। उनको ये लग रहा था कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नेतृत्व की बार बार बात हुई, लेकिन उनको दिखता है महाराष्ट्र, नेतृत्व किसी और का लेकिन मुख्यमंत्री कोई और। वही साझा गठबंधन, वही उनकी स्कीमों को बुनाया गया एक नाथ शिंदे की, वैसा ही यहाँ हो रहा है। एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वो चेहरा, उनकी जितनी स्कीमें हैं उनके बारे में बार बार बात हो रही है। भाजपा, पूरा एनडीए गठबंधन उसको भुना रहा है, लेकिन आखिरकार बात इस बात पे मुद्दा फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार को अभी चेहरा बनाया है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा ही बीजेपी करेगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ख़राब है। तो नीतीश कुमार इस बात से असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, वो ना ही तो बाहर आ रहे हैं, मतलब वो बहुत एक्टिवली आपको इन्वॉल्व नहीं दिखेंगे बाहर मीडिया के सामने। बहुत सारी उनकी पार्टी के जितने भी नाम टिकट अनाउंस किए गए, जितने नाम अनाउंस हुए उसके बाद पहले फेज़ के नामांकन हो चुके हैं। तमाम उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाके प्रचार कर रहे हैं। 101 सीटें एनडीए के अंदर नीतीश कुमार के पास है, 101 भाजपा के पास है, बाकी 29 जो हैं वो एलजेपी के पास है, एलजेपी रामविलास गुट। और उसमें से 6 सीटें हमको और आपके कुशवाहा जी, क्या नाम है, कुशवाहा जी को, माझी को दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें ये पूरा खेल यहाँ फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार बेचारे ये सोच रहे हैं कि मेरा होगा क्या। उनसे अमित शाह मिल रहे हैं, लेकिन मिल के बस ऐसा हो रहा है कि मीठी गोली तो नहीं दे देंगे, कहीं एक बार मना लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो अभी साथ लड़ ले रहे हैं। लेकिन फिर अगर भाजपा दगा करेगी तो नीतीश कुमार का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ना कुछ ऐसा ही है। एक चीज कल जो महत्वपूर्ण निकल कर के सामने आई कि जो चीज हमने कही थी कि क्या चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर इतनी मजबूत थी कि उनको इतनी सीटें मिल गई। उसके साथ साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मांझी को नहीं मिल पाती हैं। देखिए, जो मांझी बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हैं ट्विटर पर और कहते हैं कि जो भागीदारी है वो हमारी आधे आधे की है, और वो इतनी कम सीटों पर लटक जाते हैं। क्या कहना है? देखिए, बार्गेनिंग पावर अगर मजबूत होती तो पिछली बार एनडीए के साथ होते चिराग पासवान। बार्गेनिंग पावर इसलिए मजबूत है क्योंकि अमित शाह जी के हनुमान के सिर पर अमित शाह जी का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसलिए विश्वासी चेहरा है कि कहीं नहीं जाएंगे चिराग पासवान, क्योंकि उनको पता है कि भैया केंद्र में उनको पद मिला हुआ है और तमाम चीजें। रही बात, आप कह रहे हैं कि हम और क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग पावर उनकी भी कम है। उनको 6 सीट उनके समाज के लोग बिहार में उनकी काफ़ी अच्छी खासी में अच्छा खासा तादाद है, लेकिन उनको नहीं दिया गया क्योंकि हनुमान को साथ लेकर चलना है, क्योंकि मुसीबत के वक्त में अगर जरूरत होगी तो जड़ी बूटी हनुमान ही लेकर आएगा। ठीक है, एक और चीज थी जो बार बार चिराग पासवान कह रहे थे कि
मुझे केंद्र की कुर्सी से इतना प्यार नहीं है जो उनकी बातों से अभी 1-2 महीने पहले झलक रहा था कि मुझे अपने बिहार के लिए कुछ करना है। और उनको लेकर के एक जो उनका बहुत फेमस नारा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर के वो बड़े और राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश बिहार में उन्होंने की। यहाँ पर बात आ जाती है कि वो केंद्र में बने रह करके इतनी आसानी से मान गए। क्या मानते हैं आपकी क्या? नहीं तो देखिए, अगर ये पूरा सिनेरियो तैयार होता है जैसा कि अमित शाह जी ने कहा चुनाव के बाद, तो जाहिर सी बात है कि हनुमान के जो 29 हैं उनमें से जो भी जीत के आए, 20 जीत के आए, 15 जीत के आए, 18 जीत के आए, सीधी बात है कि वो सपोर्ट करेंगे एनडीए में। अगर अमित शाह कोई चेहरा देते हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और वो कह रहे हैं केंद्र से मैं बिहार में आना चाहता हूँ, तो बिहार में उनके लिए जगह उप मुख्यमंत्री का खाली होगा। जैसे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है, तो हो सकता है कि जो भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री हो, तो ये दो मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं आप। तो वो कौन कौन होंगे नहीं बताइए, तो और किस पार्टी से होंगे? चलिए नाम नहीं बताइए ज्योतिष, किस पार्टी से अगर अमित शाह जिस फोकस के साथ चल रहे हैं, जो उनका एम है, उस हिसाब से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री होगा अगर सरकार बहुमत में आती है तो। और चिराग पासवान की पार्टी से या तो खुद या फिर उनके पार्टी के कोई नेता उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो आप मानते हैं कि और तमाम लोग मुंह देखते रह जाएंगे? जैसे उपेंद्र कुशवाहा अभी भी अंत समय तक भी वो कोशिश कर रहे थे, दिल्ली का दौरा कर रहे थे, बार बार खबरें आपको नहीं लगता है कि टूट होगी? देखिए इतनी आसानी से मान जाएंगे कुशवाहा जी? उनको मालूम है कुशवाहा जी अगर अपने 6 सीट में 4 सीट जीत भी जाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 60% का स्ट्राइक रेट रहा, 60-70% का, अगर वो 4 सीट जाते हैं तो क्या 4 सीट में उप मुख्यमंत्री पद थोड़ी मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। ना तो मांझी जी को मिलेगा, ना उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। तो ये साफ चिराग पासवान को मालूम है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में बातचीत चलती है। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 4 सीटें अगर जीत जाते हैं कुशवाहा जी तो क्या वो उप मुख्यमंत्री पद ले जाएंगे? देखिए ये बिहार है, सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा। जो मोदी के अनुमान है, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी के बिना विधानसभा का। उनके पिताजी नहीं रहे, वो जो मौसम वैज्ञानिक थे, केंद्र में हमेशा मंत्री रहे, जिसकी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस चाहे पहले उन्हीं का ही वोट रहा। करेक्ट। तो उनके अलावा ऐसा कोई नहीं था जो इस तरीके का। और अब उनके बाद उनके लड़के चिराग जो हैं, वो बिहार की पॉलिटिक्स में कैसा खेल विधानसभा चुनाव में कर पाए। लोकसभा में ठीक है उन्होंने 5 जीते और केंद्र में जाके सपोर्ट दिया नीतीश कुमार के साथ, वो एक बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार ने भी सपोर्ट दिया और उन्होंने भी सपोर्ट दिया, तो बिहार से अच्छा खासा एनडीए को फायदा मिला। लेकिन विधानसभा में 4 सीटें, 6 सीटें, 2 सीटें, जब आपका मामला, आपके पास 20 साल से सत्ता नीतीश कुमार के नाम पे है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कही जाती है, आपने एंटी इनकम्बेंसी का इस्तेमाल किया। हाँ। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये चलता है कि ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी मुख्यमंत्री के लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। आप मानते हैं, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, प्रो इनकम्बेंसी ठीक है, ये टर्म यहाँ कोइन होता है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा है कि अब आप जनता में जाएंगे तो ये रुख धीरे धीरे बन रहा है कि उनकी उम्र हो चली है। 20 उन्होंने काम किया, बहुत सारे लोग इस बात को, जो उनके विरोधी भी हैं, वो भी यही वो मानते हैं कि उन्होंने काम किया। लेकिन बतौर नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री होने के बजाय लोग प्रेफर करें कि वो एक कोई साइड में कोई दूसरा पद वो ले लें और साइड में अपना राजनीतिक करियर वो अब एक ढलान की तरफ और वो मार्गदर्शन मंडल की तरफ लोग मुझे लगता है देखना चाह रहे हैं उनको। एक बताइए क्या कहते हैं नरेश ने यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर कर दी कि कहीं ना कहीं इतनी आसान तो डगर नहीं है। यहाँ पर एक और एंगल है, चिराग की जोड़ी तेजस्वी से भी बहुत अच्छी है, तेजस्वी की बनती बहुत अच्छी है चिराग से, नीतीश कुमार की भी अपने भतीजे से बनती है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि गठबंधन इधर से उधर नहीं होगा? नहीं हो सकता है नीतीश कुमार, अनएक्सपेक्टेड गठबंधन अगर हम तब मान सकते थे कि जब नहीं होता, नीतीश कुमार 4 बार इधर से उधर और उधर से उधर नहीं जाते। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस बात को अमित शाह जी या कहे चाणक्य की थोड़ी भूल है या कोई स्ट्रेटजी है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के बीच में आप हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार ने जो 10,000 महिलाओं को दिया है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, जो 400 रुपये को 1100 रुपये किया है उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन अभी जब अमित शाह ने इस बयान को दिया है, इसके बाद जिन सीटों पर बीजेपी
अपने कैंडिडेट को 101 सीटों पर लड़ा रही है, मुझे लगता है जेडीयू के कार्यकर्ता वहां पर ढीले पड़ जाएंगे, जो ग्राउंड पर जिस तरीके से करने वाले थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अमित शाह अगर इस तरीके से अभी घोषित नहीं करेंगे, चुनाव के बाद अगर उनके अच्छी खासी सीटें आ गई तो कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को, जहां जेडीयू को होगा वहां पर खूब मेहनत करेंगे, और जहां पर बीजेपी की सीटें होंगी, बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे उनके टिकट पर, वहां पर जेडीयू कार्यकर्ता तोड़फोड़ करेंगे। ये एनडीए की बात थी। नरेश के पास आती हूँ, आपके पास भी फिर लौट करके आऊंगी। ये तो एनडीए गठबंधन की बात थी। महागठबंधन में जो चीजें चल रही हैं संभावित है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को इस बयान की भी भनक होगी। कौन नहीं है जिसको नहीं होगी? वो देखना चाहते हैं कि भैया नीतीश कुमार अगर कोई मौका है, ऐसा संभावनाएं है तो लेकर के आए चर्चा को फिर से, और वही संभावनाएं बनाए फिर से चुनाव की। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, मुझे यहाँ पर करेंगे फिर से? नहीं, वो सब ठीक बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है कि जिस आदमी के घर में आग लगी होती है वो दूसरे घर खीर खाने नहीं जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है तेजस्वी के घर में पहले जो उनका महागठबंधन है, हाँ, उसमें जो उनका वीआईपी के साथ जो गठबंधन हुआ, मुकेश सहनी की पार्टी, हाँ, मुकेश सहनी मांग रहे 35, फिर 30 पे आए, फिर खबर चली कि नहीं जी 25 में मान जाएंगे, और आखिर में 15 पे सेटल कर दिया। 15 पे सेटल, 2 विधान परिषद, 1 राज्यसभा, जो चर्चाएं और उसमें हाँ, उसमें एक चीज मैं ज्योतिष आखिरी बता दूं, एक आखिरी चीज बता दूं कि मुकेश सहनी जिस सीट से टिकट चाह रहे थे, उस सीट पे आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा, तो मुकेश सहनी को जो सीट अलॉट किया गया कि भाई आप वहां से लड़ लीजिए और ये सीट हम खुद रखेंगे, तो जो 15 सीटें दी गई, तो मुकेश सहनी ने कहा कि मैं खुद चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये बात यहाँ देखने वाली है कि मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक होना जरूरी है। तो फिर यहाँ बैकडोर एंट्री एमएलसी बन के मुकेश सहनी हो सकता है विधानसभा के रास्ते पहुंचे, और फिर विधान परिषद के रास्ते, और फिर उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपना गठबंधन, जो उन्होंने महागठबंधन बनाया है, जिसमें लेफ्ट से लेके मुकेश सहनी से लेके तमाम पार्टियां हैं, उन सबको साथ लेके संभालना पड़ेगा। और अगर कहीं बात बिगड़ती है तो नीतीश चाचा तो रेडी ही हैं, क्या पता। चलिए, और हम लोग अमित शाह के बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो बयान में दम इसलिए भी आ जाता है क्योंकि आप ये देखिए कि 101 सीट बीजेपी के पास, हाँ, इसके बाद हम और ये उपेंद्र कुशवाहा के पास 12 सीट, इसके बाद हो गया आपका चिराग पासवान के पास 29 सीट, और इसके बाद हम ले लेते हैं, इसके बाद वीआईपी के पास 18 से 19 सीट दी गई है। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि चुनाव के ठीक बाद अमित शाह जो है मुकेश सहनी को अपने पास बुला लें, क्योंकि खबर ये भी चल रही थी कि कभी भी मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जा सकते हैं, अमित शाह से बातचीत चल रही है। ऐसा मुकेश सहनी ने अभी तक भी, कल रात तक भी कितना माहौल गर्म रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी संभावना है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी वाली बात तो है। बिल्कुल, हाँ। और अमित शाह को मालूम है कि मुकेश सहनी को बुलाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अमित शाह के लिए। वो जब चाहे इंडिया गठबंधन को तोड़ के वो मुकेश सहनी को लेकर आ सकते हैं। तो ये बात, हाँ, ये अगर हम इन तीनों चारों दल को देखें तो मिलाकर 160 सीट से पार हो रही है, 150-55 सीटें के आसपास। अब मैं यहाँ पर एक बस आखिरी मेरा सवाल है आप दोनों से ही, कि अगर दोनों गठबंधन को देखा जाए, आप क्या मानते हैं कि इस समय ज्यादा सिक्योर कौन है? क्योंकि दोनों में टूट फूट चल रही है। एक तो डैमेज कंट्रोल करने की शायद कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के साथ, अमित शाह जी जिस तरीके से मीटिंग करते हैं, कौन ज्यादा खतरे में है, एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? देखिए, खतरे में कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें 2 पार्टियां जो है वो गेम चेंजर के रूप में साबित होने वाली है। एक चिराग पासवान, दूसरा मुकेश सहनी। बिहार में आप देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार खुद चले जाएं तो वो बिल्कुल अलग वाली चीज है, क्योंकि हम देखते हैं वो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अमित शाह जहां है अगर वहीं रहे तो इसमें 2 पार्टियां गेम चेंजर के रूप में साबित होगी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और मुकेश सहनी अगर इंडिया से आते हैं एनडीए की तरफ तो उनकी सरकार आराम से बन जाएगी, नीतीश कुमार भले ही साथ में ना हो। आपका कहना है कि मुकेश सहनी और साथ में
चिराग पासवान, ये दो हैं एक जो गेम चेंजर भूमिका में। एक शगुफा मैं छोड़ दूं, क्यों नहीं वो कुशवाहा क्यों नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है एक शगुफा मुझे छोड़ देना चाहिए। बताइए। कि प्रशांत किशोर कहते हैं अगर 150 से कम सीटें आई तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है, तो आप 150 सीटें जो है वो जनसुराज की भी जोड़ लीजिए, उसके बाद आकलन कीजिए कि हाँ कि किसकी कितनी प्लस और किसकी कितनी माइनस हो। कहना चाहूंगा जो मैंने ग्राउंड पर दिखा है, जनसुराज के 3 से पार नहीं हो पाएंगे सीट। अगर 3 सीटें आती है तो मुझे उसकी भी संभावनाएं दिखाए। अगर 3 सीटें भी आ गई तो हाँ, लेकिन हर एक सीट पर इस बार ये कहना कि सीधा एनडीए कैंडिडेट जीत जाएंगे या इंडिया के, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि 50 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 से कम मार्जिन से जीत हुई थी। 50 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 कम बिल्कुल। तो अगर 500 से भी थे, 10 एक ऐसी सीट थे, 10 सीट हाँ। लेकिन अगर जनसुराज का किसी सीट पे 5000, किसी सीट पे 15000, किसी सीट पे 20000, मैक्सिमम 20000 तक जा सकते हैं वो कहीं कहीं पर, किसी सीट पे 2-3 हजार, तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने की संभावना है। किंग बनने की संभावनाएं कम है प्रशांत किशोर की, किंग मेकर की भूमिका में ज्यादा लग रहे हैं आपको? प्रशांत किशोर देखिए बहुत तो उन पर भी नहीं, प्रशांत किशोर बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजर हैं। हाँ। उन्होंने तमाम चुनाव बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के हैंडल किए, लेकिन बिहार में इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी लड़ाई है ना, बिहार को पिछले 5-10 साल से ऐसा लग रहा है कि अरे हम रिजल्ट निकाल ही दें, वो रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है, वो खींचतान जो हो रही है ना, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि उसमें निर्णायक फैसला पहले आ जाए, जनसुराज अगली बार के चुनाव के लिए हो जाए, ऐसा जनता सोच रही है। फिलहाल जनसुराज के पक्ष में कुछ यंग वोटर जो हैं, जो अवेयर पॉलिटिकली उस तरीके से सोच रहे हैं कि हमें नया कुछ चुनना चाहिए, वो जरूर, वो कुछ वेव नहीं कह सकते हैं उसको, पर वेव तो है हाँ, उसको ऊपरी सतह पे आपकी 20 लोगों में से एक आदमी कोई मिल जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस हिसाब से 3 साल में जनसुराज ने तैयारी की है उस हिसाब से बहुत बेहतर है। इतने तक पहुंचने के लिए भी जो बिहार की कई पार्टियां हैं उनको 20 से 25 साल लग गए, जिसको जनसुराज ने 3 साल में कवर किया। लेकिन इस बार अगर कहेंगे कि सीधा किसी सीट पर फाइट में, तो वो जनसुराज कैंडिडेट नहीं है। फिलहाल प्रशांत किशोर से लेके एनडीए गठबंधन, महागठबंधन की स्थिति तो इन्होंने बता ही दी है, पर अमित शाह जी के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के क्या क्या मायने आप भी निकाल रहे हैं? क्योंकि जनता हमसे ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जानकारियां इकट्ठा कर रही है, तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।